Hello everyone, this is Dr. Mansi from Homeopathy 360 back again with another session on another day. And today we are very happy to have Dr. Amanpreet Singh Chabra sir with us, and he's going to give us wide knowledge on Parkinson disease and its homeopathic management. Today we are going to learn a lot on Parkinson disease, and we know in the today's time how much it is important to understand this disease and its management. So first of all, I would like to give a short introduction of Dr. Amanpreet Singh Chabra. He is former SRF, CRIH Jaipur, CCRH Ministry of Ayush, Government of India, and founder and director of SCOR School of Excellence in Medicine, SCOR Homeopathic Clinic, and Center for Counseling. He is awarded with STSH in 2016, Mansarovar Gaurav Award in 2018, Homeo Gaurav Award in 2023, and he is also awarded with Research and Innovation Award in 2023. Dr. Chabra also supports medical students by providing valuable educational content on YouTube, sharing insights and guidance on various topics. So we are very inspired by Dr. Amanpreet Singh Chabra, and we are going to learn today a lot on Parkinson disease. So a warm welcome to you, sir. Now please have this platform to share your knowledge. Please, sir. Okay, thank you. Thank you so much, Dr. Mansi. And thank you to you and to the whole team, first of all, of Homeopathy 360 for inviting me. एंड ठीक है, इंट्रोडक्शन आपने दिया. इट्स जस्ट कि हम एक ठीक है, छोटी सी एक कोशिश है कि जो भी नॉलेज हमें अपने टीचर्स से मिल रही है और उसी को प्रोपोगेट करने की. सो आज प्रेजेंटेशन भी जो है, इट्स ऑलवेज डेडिकेटेड टू माय टीचर्स. जो उन्होंने पढ़ाया, जैसा उन्होंने पढ़ाया, बस उसको ही मैं एक बार आगे सबको प्रोपोगेट करने की कोशिश करता हूँ. अच्छा, ओके, स्क्रीन इज विजिबल नाउ. Yes, sir. Your screen is fine. एंड पीपीटी. Yes, sir. PPT is visible. यस डॉक्टर साहब. ओके. Okay, okay. So before starting, let me tell you, it's of my clinical experience, and in past 7 years, I have seen in total 3 cases of Parkinson. So it's not much common disease. देखिए, कॉमन और अनकॉमन होना जो हम किताबों में पढ़ते हैं ना, ऐसा खैर जरूरी नहीं है कि इफ इट इज रिटन रेयर डिजीज और क्या उसका प्रेवलेंस है, कितनी वो पॉपुलेशन में मिल रही है, ये सब आपकी प्रैक्टिस से कहीं भी रिलेट नहीं करता है. बिकॉज हो सकता है कि सम रेयर डिजीज एंड यू हैव 3 केसेस इन 1 ईयर, और यू हैव 3 केसेस इन अ मंथ, और यू हैव नेवर सीन. फॉर एग्जाम्पल, आपको दूं कि लेप्रोसी, आई हैव नेवर सीन अ सिंगल केस. सो ऐसे खैर उस पर डिपेंड नहीं करता, बट इतना कॉमन डिजीज नहीं है. और मैं केसेस से इसलिए शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि लगे कि हम, चलिए, हम पार्किंसन डिजीज की बात करें, होम्योपैथिक मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो कईयों के दिमाग में होम्योपैथी को लेके सब ऑब्वियस सी बात है, होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल हैं, या फिर स्टूडेंट्स हैं, तो क्योर क्योर फटाफट आता है कि जड़ से होम्योपैथी रिमूव करती है. सो माय एक्सपीरियंस, मैं आपको बता दूं, क्योर इज जस्ट लाइक अ ड्रीम. इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू विल हैव अ क्योर इन पार्किंसन डिजीज. सो हियर वी हैव टू फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ. क्वालिटी ऑफ लाइफ अभी हम बात करेंगे, तो ये डिजीज कोई में नहीं मिल रही, या एक यंग एज ग्रुप मिल रही है, एक अच्छी एज के बाद मिल रही है. सो उस एज में भी हमारा मेन मोटिव जो रहना चाहिए, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ पे रहना चाहिए. और पार्किंसन डिजीज पहचानना और उसको ट्रीट करना, ये अपने आप में एक आर्ट है. जैसे हर केस के लिए ही, हर केस, जो भी केस आप पर्टिकुलर देखते हैं, उन हर केस में आपको आपकी आर्ट, जो आपने मेडिकल साइंस में सीखा, जो आपकी अभी तक का पास्ट एक्सपीरियंस रहा. सॉरी, एक मिनट. वेट. जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस रहा,
और उन सब के बेसिस पे ही आप आगे जो भी केस आपके पास आता है आप उसको डायग्नोस कर पा रहे हो तो, या आप उसका मेडिसिन सिलेक्शन कर पा रहे हो तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग पार्किंसन डिजीज। तो पहले पार्किंसन डिजीज का बेसिक अपन जानेंगे क्या है। और खैर बहुत सारे ऑलरेडी प्रैक्टिशनर्स हैं तो उनका एक रिवीजन रहेगा। और कोशिश करूंगा मैं इसको सिंप्लीफाई करने की और सिंप्लीफाई करने की, जिससे हम पेशेंट को इजीली पहचान सके। ठीक है। एंड उसके होम्योपैथिक मैनेजमेंट की भी बात करेंगे। सो सबसे पहले पार्किंसन डिजीज, बहुत इजीली हम इसको समझें तो इट्स अ रैट, इट्स लाइक अ रैट रैट। मतलब जस्ट इसका एक शॉर्ट फॉर्म हमने रैट लिया है। इसका जो इसके मेन जो सिम्टम है, जो मेन सिम्टम है वो RAT, RAT फॉर आर फॉर रिजिडिटी, रिजिडिटी। ऐसे पेशेंट में रिजिडिटी मिलेगी। रिजिडिटी अपन होम्योपैथी उसको मेंटली मत जोड़िएगा, बट हम फिजिकल प्लेन पे बात कर रहे हैं। दूसरा ए फॉर ए काइनेजिया, ए काइनेजिया, काइनेजिया मीन्स मूवमेंट। बेसिकली ब्रेडी काइनेजिया होता है, ब्रेडी काइनेजिया होता है तो हम के चल रहे हैं, वन एंड द सेम थिंग। एंड टी फॉर ट्रेमर, ट्रेमर। तो ये तीनों चीजें हमारे को पार्किंसन के पेशेंट में मिलती है, ये कैरेक्टरिस्टिक है पार्किंसन डिजीज का। जैसे हम अपने होम्योपैथी में बोलते हैं थ्री लेग स्टूल थ्योरी है, कि हमारे को अगर तीन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम अगर किसी मेडिसिन के मिल रहे हैं तो हम उस मेडिसिन को बेझिझक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अगर ये तीन सिम्टम आपको पेशेंट में मिल रहे हैं, सो ही और शी फ्रॉम पार्किंसन डिजीज। So let's have an introduction. So Parkinson disease basically आपको 55 years के ऊपर लोगों, इट इज ब्रेडिकाइनेसिया जिससे हमने बात करी, काइनेसिया एक ट्रेमर मिलेंगे। और जब हम बात कर ट्रेमर्स हमारे को बहुत डिजीज मिलते हैं। ट्रेमर्स हमारे को पहला डिजीज में मिलते हैं, ट्रेमर्स हमारे बहुत सारे डिजीज मिलते हैं, और ट्रेमर्स भी अलग अलग। हंटिंगटन डिजीज आपने सुनी, इट इज मोर रेयर देन पार्किंसन डिजीज। सो हमारे को और भी डिजीज मिलते हैं, बट रेस्ट हम बात करें इसलिए हमने स्पेशली ट्रेमर लिखा कि ड्यूरिंग रेस्ट फेज पेशेंट। Am I audible? Yes, sir, you are audible. ओके, वो थोड़ा सा कनेक्शन का है। No issue, sir. सो हम बात करते हैं, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रेडी एंड रेस्ट ट्रेमर। सो ट्रेमर आई वाज एक्सप्लेन कि ट्रेमर जो है बेसिकली रेस्ट है, पेशेंट बैठा हुआ है या लेटा हुआ है, उसके बैठे बैठे ही हाथ कांप रहे हैं, दिस इज ट्रेमर। रिजिडिटी, रिजिडिटी मतलब उसके मसल्स हैं वो स्टिफ है, बॉडी में रिजिडिटी मिलेगी। एंड पोस्चरल इंस्टेबिलिटी इज अनदर कैरेक्टर, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। ये पोस्चरल इंस्टेबिलिटी को और अच्छे से आगे समझाऊंगा कि इसलिए हमारे पास एक टेस्ट भी है, हम वो करेंगे। कि पार्किंसन डिजीज मेनली क्लिनिकल लेवल पे डायग्नोस, मैं आपको केस बताऊं, मेरे तीन केस वाज लाइक सम ऑफ माय वाज देयर एंड ही टोल्ड यार मेरा एक मतलब। हेलो। हाँ, सो वन ऑफ माय फ्रेंड एंड वन ऑफ माय नोन, और उनका एक फ्रेंड था, उनके फ्रेंड के फादर को ये डिजीज थी एक्चुअली। सो वो मेरे को एज अ होम्योपैथ स्टार्टिंग में, जब हम नए नए प्रैक्टिशनर थे, तो वो मुझे टेस्ट करने लगा। बोले यार मेरे फ्रेंड के फादर को एक बीमारी है और उसको ऐसे ऐसे दिक्कत होती है, चल के आते हैं तो उनको मतलब जरा सा भी डिस्टेंस चलते तो वो इट टेक्स लॉन्ग टाइम,
मतलब वो बहुत धीरे धीरे चल पाते हैं। अच्छा, उस केस की मैं आपको खास बात बताऊं, और मैं जब जब सामने से देखा उस केस को, तो वही वही जो उसने एक्सप्लेन किया था सेम, कि जब वो खुद चल रहे हैं बाबूजी, तो वो चलने में वो बहुत बहुत स्लोली चलते हैं। लेकिन जैसे एक कैरेक्टरिस्टिक चीज उसमें क्या थी, जैसे उनके आगे वो, जैसे वो पैर मारते हैं ना, तो वो एक लंबा डिस्टेंस कवर कर लेते थे उससे। मतलब जैसे हम पैर रखते हैं तो हम कितना, एक एक बार में एक कदम उठाते हैं तो हम कितना लंबा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, तो वैसे तो वो स्लो चलते हैं, बट जैसे ही पैर उठाएंगे और स्टूल को मारेंगे तो वो एक लंबा डिस्टेंस कवर कर लेते थे। वो एक उन्होंने, उनके घर वालों ने ये चीज डिस्कवर कर ली थी कि हाँ ये ऐसे तेज चल सकते हैं। तो एक चीज ये थी। दूसरा उन्होंने उसने बताया कि एमआरआई पे कुछ नहीं मिला, एमआरआई पे कुछ नहीं मिला। मैंने कहा यार ये कहीं ना कहीं मुझे पार्किंसन का केस लग रहा है। तो ही वॉज जस्ट टेस्टिंग मी, और वो केस मैंने देखा भी, मेडिसिन भी दी। मेडिसिन भी मैं आपसे शेयर करूंगा क्या मेडिसिन दी थी, थोड़ा केस और हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। Its cardinal clinical features were first described by the English physician James Parkinson in 1817. So, सर जेम्स पार्किंसन जो हैं, उन्होंने पहली बार इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया इस डिजीज को 1817 में। तो इसलिए उनके नाम पे इस डिजीज का नाम पार्किंसन डिजीज दिया गया है। हालांकि इसके कुछ और नाम भी हैं। वन ऑफ इट्स नेम इज शेकिंग पाल्सी, शेकिंग में ट्रेमर्स मिल रहे हैं ना, और शेकिंग वहीं एजिटेंस भी शेकिंग ही है एक तरीके का। सो पैरालिसिस एजिटेंस, पैरालिसिस एजिटेंस एंड शेकिंग पाल्सी। सो वो ट्रेमर्स की वजह से ये नाम आए। हालांकि जब जेम्स पार्किंसन ने इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया, उन्होंने भी बहुत सारे केस देखे और पब्लिश किए, तो वो उनके नाम पे उस डिजीज को नाम दे दिया गया पार्किंसन डिजीज। और ये नाम जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बीइंग अ होम्योपैथ वी हैव मिटरिया मेडिका, जो कि 200 साल पहले लिखी गई, 150 साल पहले लिखी गई। तो उन मिटरिया मेडिका में ये ओल्ड टर्म्स यूज होती है। अभी हम आगे और इसकी डिटेल में बात करेंगे। सो ईटियोलॉजी, अननोन कॉज, अननोन कॉज, ऐसा एज सच कोई कॉज नोन नहीं है, बट इसका पैथोफिजियोलॉजी हम थोड़ी सी जो अभी तक समझ आई है उसकी बात करेंगे। स्पोरेडिकली मिलता है, मतलब कोई आपको इसमें एज सच कोई फैमिली हिस्ट्री वगैरह भी नहीं देखने को मिलेगी। सो पैथोलॉजी क्या है? In Parkinson disease, there's a loss of pigmented neurons in the substantia nigra in the midbrain, with characteristic intracytoplasmic eosinophilic inclusion bodies, जिनको हम ल्यूई बॉडीज बोलते हैं, in the surviving neurons. As a result, the dopamine कंटेंट इन द कॉर्पस स्ट्रैटम इज मार्केडली डिक्रीज। सो यहाँ पे कॉर्पस स्ट्रैटम को मैंने दिखाने की कोशिश करी है, आपको अगर दिख रहा हो, थोड़ा सा मैं इसको एनलार्ज करने की कोशिश करता हूँ। कॉर्पस स्ट्रैटम जो दिख रहा है, बेसिकली ये कॉर्पस स्ट्रैटम में डोपामिन कंटेंट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो न्यूरॉन्स डोपामिन बना रहे हैं उन न्यूरॉन्स में कहीं ना कहीं एक ये इंक्लूजन बॉडीज बन जा रही हैं, जो इंट्रा साइटोप्लाज्मिक है, इयोसिनोफिलिक इंक्लूजन बॉडीज है, जिनको हमने ल्यूई बॉडीज नाम दिया है। ठीक है। सो इसमें हमारे को दो चीजें मेन ध्यान में रखने वाली है, कि एक तो सबस्टेंशिया नाइग्रा में जो पिगमेंटेड न्यूरॉन्स है उनका लॉस हो रहा है, और जिसकी वजह से कॉर्पस स्ट्राइटम में डोपामिन का कंटेंट डिक्रीज हो रहा है। सो डोपामिन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एलोपैथी में ट्रीटमेंट डोपामिन ही है। ठीक है। सो क्लिनिकल फीचर्स, जैसा हमने बात करी कार्डिनल फीचर्स की, हम बात करें कार्डिनल मोटर फीचर्स की बात करें, तो ब्रेडिकाइनेसिया, मतलब जो मूवमेंट है, जो मैंने आपको एक चीज समझाई कि पेशेंट को वो डिस्टेंस कवर करने में बहुत टाइम लग रहा है। सो ब्रेडिकाइनेसिया, रेस्ट ट्रेमर, रेस्टिंग ट्रेमर है। देखिए, एक होता है रेस्ट ट्रेमर, जैसे हमने बात करी, पेशेंट बैठा है, लेटा हुआ है और उसके हाथ कांप रहे हैं, पैर कांप रहे हैं, ठीक है। और एक होता है इंटेंशन ट्रेमर्स। इंटेंशन, इंटेंशन मतलब मेरी इच्छा है, मैं कुछ कर रहा हूँ। सो इंटेंशन ट्रेमर्स मतलब जैसे पेशेंट कुछ उठाने जा रहा है, कोई पेन उठाने जा रहा है, कोई भी बॉटल उठाने जा रहा है, गिलास उठाने जा रहा है, तो जब वो उसको रीच करने की कोशिश करता है तब ट्रेमर्स होते हैं। डिफरेंस क्या है? बेसिकली इंटेंशनल ट्रेमर्स सेरेबेलर डिफेक्ट में मिलते हैं, कहीं ना कहीं सेरेबेलम में डिफेक्ट है, ट्रेमर्स मिलते हैं। हालांकि वहीं हम हाइपरथायरिज्म में बात करें तो हाइपरथायरिज्म में भी ट्रेमर्स मिलते हैं, हालांकि वो इतने इजीली विजिबल नहीं होते, इतना इजीली विजिबल नहीं है। और हाइपरथायरिज्म के केस में जब हमें लगता है तो इट इज वन ऑफ द टेस्ट, हम पेशेंट को बिल्कुल सीधे हाथ करा के बोलेंगे तब वो बहुत माइन्यूट ट्रेमर्स देखने को मिलेंगे हमारे को। ठीक है। नेक्स्ट है रिजिडिटी, जैसा हमने बात करी, बॉडी एकदम स्टिफ हो जाती है। देन गेट डिस्टरबेंस या पोस्चरल इंस्टेबिलिटी,
इसको और मैं आगे समझाऊंगा। नेक्स्ट है अदर मोटर फीचर्स। अदर मोटर फीचर्स में और क्या है, माइक्रोग्रेफिया। माइक्रोग्रेफिया, माइक्रो मीन्स स्मॉल, ग्रेफिया मीन्स राइटिंग, सो स्मॉल एंड अनटाइडी हैंड राइटिंग। पेशेंट बहुत छोटा छोटा लिखता है। मैं आपको एक और केस, जो तीन में से एक और केसेस में बताऊंगा। हमारे एक डॉक्टर साहब थे एंड ही वॉज 65 प्लस, 65 प्लस। इज वॉज अ गवर्नमेंट डॉक्टर, और वो बाद में रिटायर होके आए थे। तो वो जब लिखते थे ना, तो जैसे सपोज ही इज राइटिंग आर्निका, सो वो ए बनाते थे और ए भी छोटा रहता था, और उसके बाद वो लिखते थे तो उनसे लिखा नहीं जाता था, ARN तक थोड़ा बहुत बहुत, मतलब आप, ये है कि आपको वो मेडिसिन जो उन्होंने लिखी वो पहचाननी पड़ेगी यार क्या लिखी है। सो बहुत स्मॉल लिखते थे, बहुत छोटा लिखते थे। अच्छा, इसमें है ना, जब आपके पास पेशेंट होता है तो आपको ये क्रॉस वेरीफाई करना बहुत जरूरत है, पेशेंट से, अटेंडीज से, क्योंकि सम पीपल मे हैव कि वो लोग ऑलरेडी स्मॉल राइटिंग लिख रहे हो। कहीं कहीं ऐसे लोग होते हैं जो नॉर्मली भी स्मॉल हैंड राइटिंग लिख रहे हो, तो कंफ्यूजन नहीं हो, बिकॉज इट कैन बी यूज्ड एज वन ऑफ द टेस्ट, है ना। क्या पेशेंट में माइक्रोग्रेफिया हो रहा है, हम लिखने को बोल सकते हैं। और जैसे मैंने आपको पेशेंट, पहला वाला पेशेंट बताया, तो उनमें मैंने ये लिखवा के देखा, और मैंने वहाँ क्रॉस वेरीफाई भी किया। मैंने कहा, "ये पहले इनकी हैंड राइटिंग इतनी ही छोटी थी क्या?" बोले, "नहीं, इतनी छोटी नहीं थी।" इट इज बिकॉज ऑफ दोज ट्रेमर्स, कि वो नहीं लिख पाते, उनके हाथ कांपते हैं, तो वो ज्यादा डिस्टेंस, वो वहां पे भी आप देखिए डिस्टेंस वो वहां पे भी नहीं, ए बनाएंगे, बड़ा आर बनाएंगे, तो इतना वो कर ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है। देन मास्ड फेसेस। मास्ड फेसेस, हाइपोमीमिया। हाइपोमीमिया, ज्यादा फेशियल एक्सप्रेशन नहीं शो कर पाते, ऐसा लगता है कि आपको घूर रहे हैं। ठीक है। देन रिड्यूस्ड आई ब्लिंकिंग। ठीक है। सो मूवमेंट, हम हर जगह ब्रेडिकाइनेसिया की बात कर रहे हैं, सो रिड्यूस्ड आई ब्लिंकिंग। आई ब्लिंकिंग कम हो जाएगी, जो एक नॉर्मल होनी चाहिए जितनी, उससे कम मिलेगी। सॉफ्ट वॉइस हो जाएगी, हाइपोफोनिया। डिस्फेजिया होगा, फ्रीजिंग हो जाएगा, पेशेंट एक बार बैठता है तो बस उसी स्टेज में रह जाता है। कुछ नॉन मोटर फीचर्स भी हैं, लाइक एनोस्मिया, यानी कि पेशेंट को जो भी वो स्मेल जा रही है, वो स्मेल को पहचान नहीं पा रहा। इसका भी हम क्लिनिकल टेस्ट करते हैं, जैसे हम लोग कुछ नींबू या फिर चाय पत्ती या कुछ भी ऐसा जिसके बहुत तेज सुगंध आ सकती है, और हम पेशेंट को वो, सपोज हमने बोला कि आप आंख बंद कीजिए और ये मैंने आपको ये सूंघ के बताइए ये क्या चीज़ है, या हमने उसके नाक के पास ले गए, नींबू ले गए, या कुछ कुछ भी ऐसे जिसकी तेज सुगंध हो, है ना। ये तो एक एग्जांपल है, कोई भी ऐसी चीज जो तेज सुगंध वाली है वो ले गए और उसको बोला कि भाई आप पहचान के बताइए आंख बंद करके। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक नॉर्मल पर्सन जो है वो सिर्फ सुगंध से बता देगा कि क्या हो रहा है। जैसे खाना भी बन रहा होता है, हमें स्मेल आती है तो हम अरे ये चीज बन रही है, या इस चीज की स्मेल आ रही है। तो एनोस्मिया इज अ फीचर यहाँ पे। डिफरेंशियल डायग्नोसिस अगेन, क्योंकि क्रेनियल नर्व फर्स्ट जो है ऑल्फैक्टरी नर्व है, तो उसका किसी भी लेवल पे अगर डैमेज हो रहा है, कोई इंजरी है फ्रंटल लोब में, किसी भी तरीके की कोई हेड इंजरी हो गई, तो वहां पे भी एक एनोस्मिया है। अच्छा, एनोस्मिया का डिफरेंशियल एलर्जिक राइनाइटिस भी है। कोविड में भी एनोस्मिया हो रहा था, है ना। सो ये सब चीजें हमारे को डिफरेंशियल डायग्नोसिस में लेके चलनी, बट हालांकि हमें कार्डिनल मोटर फीचर्स मिल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इसका फीचर भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज भी हमेशा ध्यान रखें, जरूरी नहीं है कि पार्किंसन के अलावा पेशेंट को साइमल्टेनियस कोई और बीमारी नहीं हो सकती। ठीक है। तो जहां हमारे को दूसरी बीमारी है तो उधर भी ध्यान देना जरूरी रहता है। सेकंड इज सेंसरी डिस्टर्बेंसेस। सेंसरी डिस्टर्बेंस, फॉर एग्जांपल पेन। भाई, सेंसरी डिस्टर्बेंस का मतलब है आप उसको सेंस कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, पेन को, टच को, गर्म है ठंडा है, ये चीजें। देन मूड डिसऑर्डर्स, ऐसे पेशेंट में हमारे को डिप्रेशन मिल सकता है, सम स्लीप डिस्टर्बेंसेस मिल सकते हैं। ऑटोनॉमिक डिस्टर्बेंसेस में ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, GI डिस्टर्बेंसेस, जेनाइटो यूरिनल डिस्टर्बेंसेस। जैसे जेनाइटो यूरिनल डिस्टर्बेंसेस में आपको बताऊं, जो MRI वाला मैं आपको केस बता रहा था जिसमें MRI में कुछ नहीं मिला, उस केस में उनको साथ के साथ एक और इशू था यूरिन का। वो इशू ये था कि उनको ज्यादा यूरिन पास करना पड़ता है रात के टाइम। रात के टाइम ज्यादा यूरिन पास, उसके लिए उनके अलग से एलोपैथिक मेडिसिन ऑब्वियस है वो चल ही रही थी। और ऐसे पार्किंसन केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। अच्छा, यहाँ पे अगेन आपको एक और डिफरेंशियल डायग्नोसिस, और इस एज में BPH, BPH का डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना जरूरी है कि BPH की वजह से हो रहा है कि पार्किंसन का ही एक फीचर निकल के आ रहा है। देन सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो सकता है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, हाउ टू मेक डायग्नोसिस। सो डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स।
and clinical tests, and there is investigation also if the circumstances favor is very important investigation. So mainly क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स जो है उसी पे हम डायग्नोस करेंगे, कोई ऐसा सिंपल टेस्ट नहीं है अभी हम आगे बात कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन मींस क्लिनिकल टेस्ट, जैसे मैंने आपको एक बताया माइक्रोग्राफिया का आप टेस्ट ले सकते हो, एनोस्मिया आप अगर उसी में आप मेरे को फीचर मिल रहा है वो ले सकते हो, आप पेशेंट को चला सकते हो कि आप चल के बताइए, और ठीक है कि आप चल के बताइए भाई कितना डिस्टेंस कवर कर पा रहा है, ब्रेडिकाइनेसिया तो नहीं है, ठीक है। सो ये कुछ टेस्ट हो सकते हैं। सो प्रेजेंटेशन ऑफ अ पार्किंसन पेशेंट, आप पेशेंट को कैसे पहचानो। अच्छा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैं इस स्लाइड से पहले आपको बता दूं कि हमारे पास पेशेंट कौन सी स्टेज में आ रहा है, इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। कौन सी स्टेज में, किसी भी डिजीज में, नॉट ओनली पार्किंसन। आपको जरूरी नहीं है कि एक ही पेशेंट में आपको ये सारे सिम्टम मिल जाए पार्किंसन के, और हर डिजीज में ऐसा ही है। वो कौन सी स्टेज में आ रहा है, अभी माइल्ड सिम्टम्स हैं तो जरूरी नहीं है, ये एक बिल्कुल जो मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ एक टिपिकल पार्किंसन पेशेंट की प्रेजेंटेशन है। और हो सकता है कि आप किसी पेशेंट को देखने जा रहे हो वो बिल्कुल ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि वो बेड रिडन हो गया। अगेन मैं आपको वो केस बताने जा रहा हूँ जहाँ पे मैं डॉक्टर साहब की राइटिंग मतलब पढ़ने में बड़ी इशू हो जाती थी कि AR तक लिखा, उसके बाद आपको ही पता लगाना है कि वो आर्सेनिक है कि वो आर्निका है, ठीक है। सो एक टाइम ऐसा भी आया था कि हम उनको घर पे देखने गए बिकॉज ही वॉज बेड रिडन, और मैंने लिटरली उनको देखा है बेड रिडन, बेड पे लेटे हुए उनके हाथ पैर बहुत तेजी से कांप रहे हैं, मूव नहीं कर पा रहे बट हाथ पैर कांप रहे हैं, ब्रेडिकाइनेसिया एक काइनेसिया वाली स्टेज में चले गए हैं, और ट्रेमर्स है, ठीक है। सो अ मैन एज मोर देन 55 years, stooped shoulder, enters in your office very slowly, takes a lot of time. As you are looking towards his entry, you found his hands are trembling like he's rolling a pill, and his body is stiff. And now he sits on the patient's stool, and as you looked to his face, you see that as if he's staring at you, ठीक है। अब देखते हैं इसमें निकालते हैं। सो मैन मेल में कॉमन मिल रहा है, 55 years एज है, स्टूप्ड शोल्डर है, पार्किंसन के पेशेंट में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट इट इज वन ऑफ द फीचर ऑफ अ टिपिकल पेशेंट, ठीक है। स्टूप्ड शोल्डर, स्लोली आ रहा है, टाइम लग रहा है, देयर इज अ ब्रेडिकाइनेसिया, देयर इज अ स्लोनेस ऑफ मूवमेंट्स, देन हिज हैंड्स आर ट्रेम्बलिंग, ट्रेमर्स हैं, एंड लाइक ही इज रोलिंग अ पिल। आपने देखा होगा राम 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 नाम जपते हैं तो कैसे हाथ का जो मूवमेंट रहता है। एक बार मैं वापस आपको पीछे ले जा रहा हूं, ये इमेज मैंने स्टार्टिंग में इसलिए लगाई, आप देखिए, आप इसको ध्यान से देखेंगे, और आपने कभी किसी को देखा हो तो जब आप राम राम जपते हैं तो आपका हाथ जिस तरीके से मूव करता है, आपके जो फिंगर्स हैं वो बिल्कुल कैसे फ्लेक्स्ड रहती हैं, और जिस तरीके के ट्रेमर्स होते हैं, तो राम नाम जपने वाला जो है वो पार्किंसन डिजीज में है, ठीक है। सो पिल रोलिंग ट्रेमर्स ये कैरेक्टरिस्टिक है टिपिकल पार्किंसन पेशेंट, पिल रोलिंग ट्रेमर्स, ऐसे लगता है कि पेशेंट राम राम करके जप रहा हो, इस तरीके के ट्रेमर्स, इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड इज बॉडी इज स्टिफ, सो दैट इज रिजिडिटी। नाउ स्टेयरिंग एट यू, जैसे ही आप देख रहे हो आपको लग रहा है यार ये ऐसे घूर रहा है, सो दिस इज अ मास्क लाइक फेस एंड रिड्यूस्ड आई ब्लिंकिंग, so that is called mask faces, hypomimia and reduced eye blinking। so ऐसे लगता है कि पेशेंट घूर रहा है, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लिनिकल टेस्ट, सो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हम यहाँ कर सकते हैं और बहुत इजी है, इसमें कुछ वो नहीं है। पुल टेस्ट, पुल टेस्ट, the patient stands with his feet side by side. Stand behind the patient with one foot slightly behind the other. Explain that without warning, you are going to pull the patient abruptly backwards by his shoulders. The patient's task is not to fall over. He is allowed to step backwards in order to maintain his balance. Be prepared to catch the patient should he topple. A normal individual either remains upright even without moving his feet or does so by taking a single step backwards. So, pull test is basically आपने पेशेंट को बोला आप खड़े हुई, आप पेशेंट के जस्ट पीछे खड़े हैं, और आप
आप मतलब पेशेंट को ये नहीं बताना है कि मैं आपको खींचने वाला हूँ, विदाउट एनी वार्निंग आपको पेशेंट को नॉर्मल, एक नॉर्मल, ऐसे नहीं कि बिल्कुल उसको धक्का देके खींच लिया अपनी तरफ, ऑब्वियस सी बात है कोई भी गिर जाएगा, बट हमने उसको पुल किया थोड़ा, उसको एक पुल किया अपनी तरफ, एक फोर्स दिया। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली या तो बॉडी बैलेंस बना लेगी तो बंदा गिरेगा नहीं, या फिर एक स्टेप दो स्टेप के बाद में संभल जाएगा। सो पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, यही मैं आपको कह रहा हूँ, उस चीज को हम समझ रहे हैं, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी है। सो दिस इज रेट्रोपल्शन। रेट्रोपल्शन रेफर्स टू द पेशेंट taking a number of small spaces backwards, either succeeding or falling to reposition his center of gravity. This is Parkinsonian or abnormal. Some patients will simply fall backwards without taking any paces at all. ये पेशेंट जो नॉर्मल है वो या तो बैलेंस बिल्कुल बना लेगा, पीछे पैर आएगा ही नहीं, या फिर एक दो पैर आएगा और अपने आप बैलेंस बन जाएगा, that is center of gravity. But if a patient is suffering from Parkinson disease, there is a postural instability. ये पुल टेस्ट पॉजिटिव आएगा, पेशेंट आपके ऊपर गिर सकता है, तो उसको पकड़ना है ताकि कोई और इंजरी नहीं हो जाए। ओके, देन इसके अलावा जैसे हमने बात करी, आप माइक्रोग्रेफिया को टेस्ट कर सकते हो, ठीक है, कि पेशेंट और उसको रिकन्फर्म करना है, ठीक है। देन इसके अलावा सब सब क्लिनिकल है। रेस्टिंग ट्रेमर आपको दिख रहा है, स्पेशली उसमें पिल रोलिंग ट्रेमर है क्या, ब्रेडिकाइनीज है, तो आप वॉक करा सकते हो, ठीक है। नाउ इन्वेस्टिगेशन हम बात करें तो पैट स्कैन, सो एमआरआई पे आपको कुछ नहीं ऐसा मिलेगा, एमआरआई इज अनेबल टू डिटेक्ट एट दैट लेवल। सो पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, इसीलिए स्टार्टिंग मैंने कहा था, इन्वेस्टिगेशन में हमने एक चीज बात करी थी, अब कैसे डायग्नोसिस कैसे बनाए, इफ द सर्कमस्टेंसेस फेवर्स, पेट स्कैन नॉट इजी, कोई दो दो तीन सौ में नहीं हो जा रहा है ना, कोई 1,000 रुपए का टेस्ट नहीं है, महंगा टेस्ट है और हर जगह अवेलेबल भी नहीं मिलता, तो बड़े लैब्स में ही अवेलेबल मिलेगा, हो सकता है कुछ ऐसी सिटीज भी हो जहाँ पे अवेलेबल नहीं हो, और क्या पेशेंट करा सकता है क्या। और देखिए तीसरी सबसे बड़ी चीज, क्या हमें जरूरत है क्या पेट स्कैन कराने की, सबसे बड़ी चीज। सो पेट स्कैन में दिखेगा क्या, इट शोज द डिक्रीज्ड अपटेक इन द स्ट्रैटम इन पेशेंट्स विद पार्किंसन डिजीज। तो वो जो हम पॉजिटिव एमिशन टोमोग्राफी में क्या देख रहे हैं, वो अपटेक जो है वो डिक्रीज रहेगा, कम रहेगा, कहाँ पे, कॉर्पस स्ट्रैटम में। सो बिफोर कमिंग टू द होम्योपैथी पार्ट, रेपेटोरियल फाइंडिंग की सबसे पहले बात करेंगे। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें कि जो कन्वेंशनल मेडिसिन है उसमें क्या ट्रीटमेंट है, तो हम ये देख रहे हैं कि डोपामीन कहीं ना कहीं कम हो रहा है। सो डोपामीन कम हो रहा है और वो डोपामीन दे के उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पे भी ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं जिससे इस पेशेंट को आप क्योर कर सको। सो देयर इज अ मेडिसिन नेम लीवोडोपा। लीवोडोपा, सो बेसिकली इट इज अ डोपामीन। इसके अलावा जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे यूरिन रिलेटेड कोई सिम्टम हुआ तो उसको उस तरीके से मैनेज किया जाता है, कोई और सिम्टम अगर है तो वो किया जा सकता है। जब आप होम्योपैथिक हो, कुछ कुछ नजर आएगा, होता है कि डिहाइड्रेशन होता है, होता है मेडिकल मेडिसिन सो डिजीज एग्रावेशन अगर है तो हम मेडिसिन चेंज कर सकते हैं, पोटेंसी चेंज कर सकते हैं, और क्या हम उस सीवियरिटी मैनेज कर पा रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। देन मेडिसिनल एग्रावेशन है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे को मेडिसिन चेंज करनी है। और होम्योपैथिक एग्रावेशन है तो, और हमें लग रहा है कि हमारी मेडिसिन सही है, होम्योपैथिक एग्रावेशन है, पेशेंट को एग्रावेशन होने के बाद में वो रिलीफ आ रहा है, हमारी मेडिसिन सही है, पोटेंसी सही है, हमारी जो रिपीटिशन है वो सही चल रहा है, तो हमारे को कहीं ना कहीं हम डोपामिन का डोज को टेपर डाउन कर सकते हैं। just like we do in cases of hypothyroidism, just like we do in cases of diabetes mellitus, सेम चीज हम यहाँ फॉलो कर सकते हैं। कभी भी इन डिजीजेज में एक चीज ध्यान रखनी है हमारे को, लाइक हम वी टॉक अबाउट hypothyroidism, लाइक वी टॉक अबाउट diabetes mellitus, लाइक वी टॉक अबाउट hypertension, just like Parkinson
पार्किंसन डिजीज कभी भी सडन, अगर किसी पेशेंट की एलोपैथिक मेडिसिन चल रही है, इन डिजीज में कभी भी पेशेंट की सडनली मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन विड्रॉ मत कराइए। विड्रॉवल सिम्टम्स आएंगे, पेशेंट की डिजीज एग्रावेट होगी और आप मैनेज नहीं कर पाओगे। इट्स इट्स वेरी टफ, इट्स रियली वेरी टफ। ठीक है। सो टेपर डाउन दोज मेडिसिन जब आपकी मेडिसिन पेशेंट को रिलीफ दे पा रही हो तो। सो नेक्स्ट रेपर्टोरियल फाइंडिंग की बात करेंगे। सो सबसे पहले बोरिक रेपर्टरी, बोरिक रेपर्टरी चैप्टर नर्वस सिस्टम सेक्शन ब्रेन, उसमें रूब्रिक है पैरालिसिस। नर्वस सिस्टम ब्रेन, ब्रेन में पैरालिसिस, पैरालिसिस में सब रूब्रिक है एजिटेंस, पैरालिसिस एजिटेंस। इसलिए फर्स्ट स्लाइड में मैंने इसलिए लिखा कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड शेकिंग पाल्सी और पैरालिसिस एजिटेंस। सो इट इज अ ओल्ड टर्म। जेम्स पार्किंसन के एक्सप्लेन करने से पहले उसको पैरालिसिस एजिटेंस ही बुलाया जाता था। सो पैरालिसिस एजिटेंस, इसमें मेडिसिन हमारे को मिलेगी, एगेरिकस है, आर्सेनिक, ठीक है, एवेना सेटाइवा, बुफोराना, कैम्फर, कैनेबिस इंडिका, कोकीन, हायोसिमस, मैग्नम एसेटिकम, जिंकम, जिंकम पिक्रिकम। सो ऐसी ये सारी मेडिसिन कहीं ना कहीं आपके नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट कर रही है। लेथायरस सेटाइवस आपके नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट कर रही है। ठीक है। कैंट रेपर्टरी, कैंट रेपर्टरी में भी अगेन चैप्टर इज जनरलिटीज, रुब्रिक इज पैरालिसिस एजिटेंस। सो बेरेटाकार, बुफोराना, जल्सीमियम, हायसिमस, कैलिब्रोम, टेरेंटुला, जिंकम, टबैकम, रस्टॉक्स, प्लम्बम, फास्फोरस, ये मेडिसिन हमारे को कैंट में देखने को मिलती है। देन इज बोनिंगोसन्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रेपर्टरी। अगेन चैप्टर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, चैप्टर है सेंसेशंस एंड कंप्लेंट्स इन जनरल, रुब्रिक इज पैरालिसिस एंड सब रुब्रिक विद मेडिसिन इज एजिटेंस। अगेन सो पैरालिसिस एजिटेंस मेडिसिन देखिए, कुछ कॉमन मेडिसिन आपको एगेरिकस मिली, हायसमस है, कोनायम है, जलसीमियम है, फॉस्फोरस है, मर्क्यूरियस है, टेरेंटुला है। सो दीज आर द कॉमन मेडिसिन जो आपको देखने को मिल रही है। नाउ कुछ इंडिकेशंस की हम बात करेंगे, कुछ मेडिसिन्स की हम बात करेंगे जिसके इंडिकेशंस हमारे को डायरेक्टली डिजीज से रिलेटेड वहां देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इसमें वो डिजीज नहीं है जो मैंने सॉरी, इसमें वो मेडिसिन नहीं है जो मैंने अपने केस में प्रेस्क्राइब करी थी। अब उस केस की बात करूंगा एक बार, हम इंडिकेशंस पे जाएं उससे पहले। जब मैंने सारा डायग्नोस कर लिया पार्किंसन डिजीज, एंड ऑब्वियसली पहले से भी वो डायग्नोस्ड केस था और मैं भी रिकन्फर्म कर लिया हाँ पार्किंसन डिजीज है। और इट वाज वेरी इनिशियल डेज ऑफ माय प्रैक्टिस, तो मेरे को वैसे भी सीखना था, तो मेरे को सब चीज़ें अच्छे से वापस से अपने हिसाब से क्लिनिकल टेस्ट वगैरह करके देखना ही था। सर आज भी अगर कोई ऐसी डिजीज है, लेट मी रिकन्फर्म द डायग्नोसिस। मे बी डायग्नोसिस भी हो सकता है, गलत हो सकता है, वैसी बात है। इंसान है, किसी इंसान ने, जो भी डॉक्टर भी है उन्होंने डायग्नोस किया, वो मे बी मिस्टेक हो सकती है। सो ऑलवेज रिकन्फर्म इट। सो मैंने रिकन्फर्म कर लिया, डायग्नोसिस बन गया। देन व्हेन आई टुक द हिस्ट्री कि डिजीज स्टार्ट कहाँ से हुई, तो इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि डिजीज स्टार्ट हुई कहाँ से, ऐसा क्या हुआ जिसके बाद में डिजीज हुई। सो इस केस में मुझे एक चीज देखने को मिली, द फैमिली मेंबर्स, और ये केस में हालांकि मैंने घर पे जाके देखा है, विजिट पे देखा है। सो उनके बेटे ने एक चीज बताई कि डिजीज डेवलप होने से कुछ टाइम पहले की बात है कि वो अपने गांव गए थे और गांव जाके जब कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू आया, उनके भाई से कुछ बात हुई, प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ इशू था, एंड उनके भाई ने उनको, मतलब एंड वो बड़े भाई थे, ऑब्वियसली बात, जिनको डिजीज थी, ही वाज एल्डर एल्डर ब्रदर। सो प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू हुआ और उनको जैसे मतलब उनको घर से निकाल दिया गया कि नहीं, हम नहीं देंगे हिस्सा जो भी है, ये इसमें आपका कुछ नहीं है, ये हमारा ही सब है। और बहुत उसको लेके जो भी प्रॉपर्टी रिलेटेड लड़ाई झगड़ा जिस भी तरीके का हुआ, तो मैंने उनसे ये पूछा कि मैंने कहा फिर उसमें इनका क्या रिएक्शन था, इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, रिएक्शन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। बोले कुछ नहीं, इनका रिएक्शन कुछ नहीं था, वहां से जो भी हुआ कहना सुना हुआ जो भी हुआ, और ये चुपचाप वहां से वापस आ गए। तो एक चीज यहाँ पे है कि ऑब्वियस सी बात है, ऐसा कुछ भी केस हुआ हो तो एंगर तो आया ही होगा, बट वो एंगर शो नहीं हुआ। सो देर वॉज सप्रेस्ड एंगर, सप्रेशन है वहां, आपके एस्टीम पे बात थी। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी
पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि हाँ भाई प्रॉपर्टी वगैरह, और ठीक है इस एज में आदमी जानता है कि ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉपर्टी अपने क्या इतना है, बट हाँ मेरा उसमें हिस्सा बनता है, मेरे बच्चों का बनता है, आगे वो प्रॉपर्टी मुझे मेरे बच्चों को देनी है। सो वहां पे वो उनकी वो एक बेइज्जती हुई जो जो उनको महसूस हुई हो, जो वो एंगर था वो उन्होंने सप्रेस किया। तो वो देखते हुए देयर इज अ मेडिसिन, स्टेफिसेग्रिया। ये सब देखते हुए मुझे लगा कि स्टेफिसेग्रिया एंड हिज यूरिन सिम्टम्स विच आल्सो कोरिलेटेड विद समहाउ स्टेफिसेग्रिया, तो स्टेफिसेग्रिया वाज प्रिस्क्राइब्ड। हालांकि वो ज़्यादा लंबा फॉलोअप नहीं रहा पेशेंट से, 2-3 महीने का फॉलोअप था, बट रिलीफ था, बट बहुत कम रिलीफ था। देखिए अगर बहुत कम, देखिए क्या है कि जब बहुत कम परसेंट रिलीफ आपको लगता है ना, और इस केस में ज़्यादा फिर क्या है कि घर वाले ऑलरेडी एक एलोपैथ को भी दिखा रहे हैं और आपको भी पे कर रहे हैं, तो कई बार फॉलोअप्स का इशू आता है। रिलीफ था, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा रिलीफ था। और क्योर मैंने आपको स्टार्टिंग पहले ही बोल दिया कि क्योर इज नॉट नॉट इम्पोर्टेंट कि आपको ऐसे केसेस में क्योर मिले, हमारे को क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करनी है। सो स्टेफिसेग्रिया वाज द मेडिसिन, प्रिस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दी किस बेसिस पे बना। अब हम कुछ ऐसी मेडिसिन की बात करेंगे जिनके इंडिकेशंस हमारे को पार्किंसन डिजीज में ऐसे लगते हैं कि ये इंडिकेशंस पार्किंसन डिजीज से रिलेट करते हैं। लाइक फर्स्ट मेडिसिन जेल्सीमियम, सो वेयर ट्रेमर इज अ की नोट, ट्रेमर इज अ की नोट। ठीक है, इसमें मेन जो है इसमें है 3DT, डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस एंड ट्रेमर, ट्रेम्बलिंग, जेल्सीमियम। हैवी डल एक्सप्रेशन ऑफ द काउंटेनेंस, पेशेंट का फेशियल एक्सप्रेशन हैवी डल है, तो यही हम बात करते हैं, मास्क लाइक फेस, ऐसे लगता है पेशेंट घूर रहा है। ट्रेमलिंग ऑफ द हैंड्स व्हेन लिफ्टिंग देम अप, अनस्टेडी गेट, अनस्टेडी गेट मिल गया। एक्सेसिव इरिटेबिलिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी। अच्छा ऐसे केसेस में आपको कहीं ना कहीं पता है एक चीज और मिलती है कि पेशेंट कभी किसी टाइम पे बहुत गुस्से वाला रहा होगा। हालांकि अभी भी इसमें जैसा हम जेलसी में बात कर रहे हैं कि पेशेंट में इरिटेबिलिटी देखने को मिल सकती है। देन पैरालिटिक अफेक्शंस, मसल्स वीक हैं एंड विल नॉट ओबे द विल। पेशेंट जो चाह रहा है, पेशेंट जैसे चलना चाह रहा है, हाथ उठा के कुछ लेना चाह रहा है, तो जेल्सीमियम की एक ये खास चीज है। इसीलिए ये और नर्वस सिस्टम की और डिजीजेस में भी है, हेमिप्लेजिया में भी है, माइस्थीनिया ग्रेविस में भी इंडिकेटेड है। सो और डिजीज में भी इसलिए इंडिकेटेड, मसल्स वीक हैं एंड विल नॉट ओबे द विल। पेशेंट जैसा चाह रहा है वैसा वो काम नहीं कर पा रहा, उसकी मसल्स उसका साथ नहीं दे रही हैं। देयर इज कंप्लीट रिलैक्सेशन एंड प्रोस्ट्रेशन ऑफ द होल मस्कुलर सिस्टम विद एंटायर मोटर पैरालिसिस। तो बेसिकली ब्रेडिकाइनेसिया, एकाइनेसिया, मूवमेंट जो पेशेंट नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट मेडिसिन इज हायरसेमस। हायरसेमस में कांस्टेंट स्टेयर्स एट सराउंडिंग ऑब्जेक्ट, जो भी उसको दिखता है, जो भी वो आसपास देख रहा है, उसको जैसे घूर रहा हो ऐसा लगेगा। lasciviousness as marked in the hyosemus, exposes his genitals, plays with genitals, so lasciviousness मिल सकती है। अच्छा एक चीज हायोसेमस में lasciviousness है, वेरी सस्पिशियस। लेसीवियसनेस शायद आपको ऐसे नहीं इजीली देखने को मिले, बट जब आप पेशेंट से सिम्टम पूछते हो, जब आप हिस्ट्री लेते हो, जब उससे पूरा आप लाइफ इन्वेस्टिगेशन करते हो ना, तो आपको सस्पिशियसनेस कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। देन ट्रैम्बलिंग है हैंड्स एंड फीट की, इनवॉलेंटरी मिक्चुरेशन है जैसा जेनेटरी सिस्टम की हमारे को कंप्लेंट मिल रही है। ब्लैडर पैरालाइज मिलेगा, हैज नो विल टू यूरिनेट, नो विल टू यूरिनेट। देन पिकिंग एट बेड क्लोथ्स, प्लेज विद हैंड्स, रीचेस आउट फॉर थिंग्स, जैसे कुछ उठा रहा हो, ऐसा है ना, ऐसे सिम्टम आपको मिलेंगे। ऐसे सिम्टम आपको मेनिया, डिप्रेशन, इनमें भी मिल जाते हैं कि कुछ उठा रहा है बेड से पेशेंट। ठीक है, ये हायोसमस का कैरेक्टरिस्टिक पेशेंट है, इसका डायरेक्ट पार्किंसन से कोई लेना देना नहीं है। Then mercurius solubilis. Mercurius again. Tremors are marked in the mercurius. Tremors everywhere. वीकनेस विद एबिलिशंस एंड ट्रैम्बलिंग्स फ्रॉम लीस्ट एक्सर्शन, जरा सा भी पेशेंट एक्सर्ट करता है ट्रैम्बलिंग होती है, वीकनेस होती है, ट्रैम्बलिंग एक्सट्रीमिटीज है, स्पेशली हैंड्स की है, एंड पैरालिसिस एजिटेंस। अच्छा मर्क सॉल में लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है पैरालिसिस एजिटेंस। देन वर्स एट नाइट, जो भी कंप्लेंट रहती है एग्रावेशन नाइट है, जैसे हमने यूरिन की सिम्टम की बात करी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है नाइट में। एंड मर्क्स ऑल अगेन सिफिलिटिक मेडिसिन है तो एग्रावेशन एट नाइट मिलेगा। टाइम पासिस स्लोली, मर्क में भी है, टाइम पासिस स्लोली, पेशेंट को लगता है कि समय बहुत धीरे धीरे गुजर रहा है। एंड हरिड इन स्पीच, पेशेंट बोलेगा बहुत
जल्दी जल्दी बोलेगा, आपको इजीली समझ में नहीं आएगा, आपकी रीजनल लैंग्वेज में ही बोल रहा है, बट फिर भी हरिड इन स्पीच। देन अर्जेंटम नाइट्रिकम, ट्रेम्बलिंग ऑफ हैंड्स, कैन नॉट राइट, पेशेंट लिख नहीं पाता है, हाथ कांप रहे हैं। नमनेस ऑफ फिंगर टिप्स, फिंगर टिप्स की, रिंग फिंगर की, लिटिल फिंगर की, इनमें नमनेस रहती है। फिंगर्स हाफ क्लेंच, कैन नॉट बी सेपरेटेड, कैन नॉट बी सेपरेटेड, हाफ क्लेंच, आधी मुट्ठी बंद रहेगी और वो उंगलियों को अलग अलग नहीं कर पाएगा। देन लेसिट्यूड एंड वियरीनेस ऑफ फोर आर्म एंड लेग्स विद ट्रेम्बलिंग। सो कहीं ना कहीं लेसिट्यूड, वियरीनेस फोर आर्म में, लेग्स में, कहीं ना कहीं वो ब्रेडी का एनीजिया है, पेशेंट प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है, बट साथ में ट्रेम्बलिंग भी है, ट्रेमर्स भी हैं। वीकनेस, रिजिडिटी एंड और ट्विस्टिंग इन काफ्स, सो काफ मसल्स इन्वॉल्व है अर्जेंटम नाइट्रिकम में। देन पैरालिसिस विद मेंटल एंड एब्डोमिनल सिम्टम्स, सो जैसे हमने वहां पे बात करी, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो रहा है या डिप्रेशन हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, एब्डोमिनल सिम्टम्स कुछ मिल रहे हैं। कैन नॉट वॉक विद आईज क्लोज, पेशेंट आंखें बंद करके नहीं वॉक कर सकता। वॉक्स एंड स्टैंड्स अनस्टेडली, एग्रावेशन व्हेन अनऑब्जर्व्ड, जब कोई देख नहीं रहा हो, अनऑब्जर्व्ड है, तब पेशेंट की जो चाल है वो थोड़ा अनस्टेडी हो जाती है, वो सही से वॉक नहीं कर पाता। लेग्स फील एज इफ मेड ऑफ वुड और पैडेड, जैसे लकड़ी जैसे, ये अर्जेंटम नाइट्रिकम की खास चीज है, उसका ये इंडिविजुअलाइजेशन है कि उसको लेग्स ऐसे फील हो रहे हैं जैसे वुड के बने हुए हों। नेक्स्ट, सल्फर इज द मेडिसिन। सल्फर इज, पेशेंट इज अनेबल टू वॉक इरेक्ट, सीधा नहीं चल पाता है, स्टूप शोल्डर्ड है। देखिए मिला हमारे को स्टूप शोल्डर्ड, सल्फर, झुक के चल रहा है, कंधे झुके हुए हैं, अनवॉश्ड है, टॉल एंड लीन है, अनटाइडी रहता है, एंड बॉडी ऑफेंसिव है इन स्पाइट ऑफ वॉशिंग, नहा रहा है धो रहा है फिर भी एक ऑफेंसिवनेस, फिर भी एक स्मेल पेशेंट की बॉडी से आती है। देन इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रेक्शन ऑफ हैंड्स एज इफ अबाउट टू ग्रेस्प समथिंग, जैसा हमने पिल रोलिंग ट्रेमर्स की बात करी, अपने आप वो मूवमेंट्स हो रहे हैं जैसे कुछ ग्रेस्प करना चाह रहा हो, जैसे वो माला उसके हाथ में है, पिल रोलिंग हो रही है। सो दिस इज इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रेक्शन ऑफ हैंड्स एज इफ अबाउट टू ग्रेस्प समथिंग, एंड अनस्टेडी गेट। सो पोस्चरल इंस्टेबिलिटी तो है ही, अनस्टेडी गेट है कि पेशेंट सही से नहीं चल पा रहा है, उसको चलने में इश्यू हो रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच। आई होप कि कई चीज़ें क्लियर हुई होंगी, कुछ क्वेश्चंस आपके होंगे तो वो हम एक बार ले लेंगे। बाकी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि इस टॉपिक को इजी किया जा सके, जितना इजी हो। हमने पार्किंसन डिजीज को समझने की कोशिश करी, उससे रिलेटेड होम्योपैथिक मैनेजमेंट को समझने की कोशिश करी। थैंक यू, थैंक। Any question? If anyone have any question, we can take it. We have time. Okay, we have one question, right? Can you share any case you cured Parkinson disease? अच्छा, डॉक्टर साहब, मैंने स्टार्टिंग में यही कहा कि हम क्योर की अगर बात करें, सो क्योर इज अ ड्रीम। अच्छा, ये पार्किंसन डिजीज बेसिकली ऐसी, जब लेते हैं ना तो इन डिजीजेस में क्योर कहीं पॉसिबल नहीं है। मे बी इट इज नॉट माई पर्सनल एक्सपीरियंस, बट हो सकता है किसी को क्योर भी मिला हो। बट बेसिकली इन डिजीजेज में जहाँ क्योर पॉसिबल नहीं है, वहाँ हमारा मेन फोकस किस पे रहना चाहिए? मेन फोकस रहना चाहिए क्वालिटी ऑफ लाइफ पे। क्या हम पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं? मतलब एटलीस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ हम क्या समझ रहे हैं कि कम से कम पेशेंट अपने डीएलए से, डेली लिविंग एक्टिविटीज, डेली लिविंग एक्टिविटीज कर सके, वो किसी पे निर्भर नहीं हो। जैसे मैंने आपको बताया केस, हमने बात करी कि हम उन डॉक्टर साहब को देखते थे, वो आते थे मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, और मैंने उनको उस हालत में भी देखा जब वो पूरी तरीके से बेड रिडन थे, और हम जब उनसे मिलने गए तो हम उनको पहचान भी नहीं पा रहे थे। आप ये चीज देखो कि इस लेवल की सिवियरिटी डिजीज में आ रही है। चलिए, And another question we have, sir. क्या डॉक्टर साहब? We have also a question like Chauhan has asked. So memory, does this Parkinson's disease do have any effect on memory?
यस यस, बिल्कुल। हमने बात करी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट की, बात करी कि कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है। और मैंने आपको बताया, देखो पेशेंट की डिजीज की स्टेज पे डिपेंड करता है। मैं आपको वापस वही एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले उसी चीज को कहा कि वो डॉक्टर साहब आ रहे थे, और हमने उनके अंडर पेशेंट भी देखे, वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते थे। हालांकि माइक्रोग्रेफिया था, बहुत अच्छा माइक्रोग्रेफिया था। अब वो उस टाइम तो मैं खुद बीएचएमएस कर रहा था, तो उस टाइम मैंने कोई फोटोज वोटोज तो नहीं ली उसकी कि वो किस तरीके की उनकी राइटिंग थी। बट यस, एआर के बाद में हमें लिटरली समझना पड़ता था आर्सेनिक है कि आर्निका। और उन्हीं को मैंने उस स्टेज में भी देखा है, वो बेड रिडन हो गए। और मैं अभी थोड़ी देर पहले वही बात कर रहा था कि बेड रिडन हो गए, और जब हम उनसे मिलने गए तो वो हमें नहीं पहचान रहे थे। आप ये चीज भी देखो। अच्छा, ये चीज E65+, तो वहां पे एज सच कोई डिमेंशिया, कोई एल्जाइमर्स नहीं है, बट कहीं ना कहीं पार्किंसन का इफेक्ट है वो, कि वो पेशेंट की सीवियरिटी इतनी बढ़ गई है कि वो अब पहचान भी नहीं पा रहे, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो गया है। ठीक है, चलिए, एनीथिंग, एनी एनी अदर क्वेश्चन? Yes, sir. Rekha Sharma has said that Britannia somnifera is a good medicine also. यस यस, अगेन विथेनिया सोमनीफेरा जो है ना, विथेनिया और जैसे एक एविना सेटाइवा, दीज आर द मेडिसिन जो कि आपके नर्व्स पे काम कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, आई हैव वन मोर पेशेंट, बेसिकली पार्किंसन के नहीं है, बट उनकी एज लगभग 70+ होगी। तो उनको बस इशू ये था कि वो प्रॉपर, मतलब पार्किंसन पेशेंट नहीं है, बट उनकी नर्व्स में वो ताकत नहीं रही कि वो प्रॉपर इतना चल सके, इतना काम कर सके या कुछ। तो वहां पे ऐसे केसेस में आप ऐसी मेडिसिन दे सकते हो जो नर्व्स को सपोर्ट कर रही है बेसिकली। सो उसमें वन ऑफ द वेरी गुड मेडिसिन, एविना सटाइवा। ऐसे विथेनिया सोमनीफेरा यू कैन ऑल्सो यूज, विथेनिया सोमनीफेरा आप यूज कर सकते हो। अच्छा, जैसे मैंने आपको एक केस बताया कि मैंने स्टेफिस एग्रिया दी, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया जब हम बात करने लगे इंडिकेशंस की, कि स्टेफिस एग्रिया मैं आपको यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, बिकॉज स्टेफिस एग्रिया का डायरेक्ट ऐसा कोई सिम्टम, पार्किंसन का कोई कॉमन सिम्टम जो हम बात करें, जिसपे हम थेरापेटिक्स बिल्ड कर रहे हैं, वो मिल रहा हो, वो नहीं मिल रहा। बट जब हम उसके कॉज पे जा रहे हैं, या हम कॉन्स्टिट्यूशनल की बात कर रहे हैं, तो वहां पे तो आप कोई भी मेडिसिन दे सकते हो, उस पर आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। बट जब आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन नहीं मिल रही, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं मिल रही जो टोटेलिटी पे बेस्ड हो, ठीक है, तो वहां पे हमारे को विथेनिया जैसी मेडिसिन, एवेना सटाइवा जैसी मेडिसिन, जो जस्ट नर्व्स को एक स्ट्रॉन्ग कर सकें, ऐसी मेडिसिन हमें यूज करनी पड़ेंगी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Next question is someone has asked that can it be prevented by taking homeo medicine? अच्छा, कैन इट प्रिवेंट? सो प्रिवेंट, देखिए, अच्छा, प्रिवेंट का ऐसा है कि पहले आपको पता होना चाहिए कि डिजीज, और इट इज नॉट लाइक डायबिटीज कि आपको कई फैमिली हिस्ट्री मिल रही है, या इट इज नॉट लाइक अ कैंसर कि आपको फैमिली हिस्ट्री मिल रही है। तो हम कई कई बार ऐसा भी है कि कैंसर में कार्सिनोसिनम देके हम ये कह सकते हैं, हालांकि इट इज नॉट फुली प्रूवन कि हम कार्सिनोसिनम देंगे और कैंसर नहीं होगा। ठीक है, सो प्रिवेंट की बात जब आती है, जब आपको ये पता हो कि इस पेशेंट में क्या पार्किंसन होगा। प्रिवेंट तो तब करेंगे, प्रिवेंट मतलब डिजीज के पहले से, पहले की बात कर रहे हो आप, जिसमें हम प्राइमरी लेवल की बात करते हैं, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, कि जहां पे हम ये देख रहे हैं कि हम प्रिवेंट कर रहे हैं, बीमारी हुई नहीं उससे पहले। तो ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि पेशेंट में पार्किंसन डेवलप होगा, तो हम ऐसे कोई डिजीज, कोई भी मेडिसिन किसी भी पेशेंट, किसी भी XYZ पर्सन को कैसे दे कि हम प्रिवेंट कर सके। या तो एक चीज हम ये करें कि हर 55 ईयर्स वाले को दे, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। सो हेलो, यस, सो फर्स्ट वी हैव टू जज कि पेशेंट में ये डिजीज डेवलप होगी या नहीं होगी, और ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है, और हम इन जनरल सबको तो प्रिवेंशन के लिए मेडिसिन नहीं दे सकते, राइट? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो, shall I take the question directly from the question answer section? Yes, अच्छा, sir, ओके, वन sure. वन वेरी गुड क्वेश्चन इज देयर। बहुत अच्छा, डॉक्टर दीपक शर्मा सर। सर, हाउ कैन वी बी डिस्टिंग्विश वेदर होम्योपैथिक एक्ट और लीवोडोपा एक्ट?
एंड एट विच लेवल वी कैन स्टॉप लीवोडोपा। देखिए इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। मैंने एक चीज बोली कि हम जब अपनी मेडिसिन दे रहे हैं और पेशेंट को अगर रिलीफ आ रहा है, तो एक चीज आपको ये देखिए, ये चीज आपको एज्यूम करके चलनी पड़ेगी। हमने पेशेंट को जब मेडिसिन दी तो उसको रिलीफ आया, इससे पहले इस लेवल का रिलीफ नहीं था। मतलब हो सक ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जिस पे आप डिफरेंशिएट कर सको, क्योंकि देखिए और एग्जाम्पल लाइक हाइपोथायराइडिज्म में आप थायराइड वाली मेडिसिन दे रहे हो, ठीक है, लीवोथायरक्सिन दे ही रहे हो, तो वो कौन सी मेडिसिन काम कर रही है? वो तो काम करेगी करेगी, ऑब्वियस सी बात है, लीवोडोपा हैज टू एक्ट, क्योंकि डोपामिन की कमी हो रही है, वही दे रहे हो आप। ऐसे ही आप इन केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म आप लीवोथायरक्सिन दे रहे हो तो इट हैज टू एक्ट, ठीक है। बट हम अपनी मेडिसिन देने के बाद में अगर रिलीफ मिल रहा है तो हम टैप कर सकते हैं विच लेवल वी कैन स्टॉप लीवोडोपा। तो टेपर डाउन होते हुए वो लीच डोज पे आता है तब हम बंद कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और, अगर पेशेंट वहां से एग्रावेट होता है तो हमें वापस शुरू भी करानी पड़ सकती है। तो ये चीज हमारे को ध्यान देनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन वी श्योर, बिल्कुल। देखिए अगर आपको होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है तो आपको नेचर को हिस्ट्री में लेना पड़ेगा, ठीक है। पेशेंट का नेचर कैसा था, क्या है क्या नहीं है, अभी क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो वो हमें लेना ही पड़ेगा। देखिए पार्किंसनिज्म और पार्किंसन डिजीज में एक चीज है कि ऐसे कई ड्रग्स भी हैं, ऐसे और कई फैक्टर्स भी हैं जो पार्किंसनिज्म कर सकते हैं। आपको हिस्ट्री में देखने को मिलेगा, जब आप क्लिनिकल हिस्ट्री लोगे तो कोई पेशेंट ऐसी कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहा, कोई और डिजीज तो नहीं है जिसकी वजह से ये yes, beside that, because yes, because again, the same medicine जो आपकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करती है, उस पे काम कर रही है। बिकॉज बेसिक वहाँ यूज करता हूँ जहाँ मेमोरी डेफिशिएंट रही है। ऐसे कई बच्चे हैं जो पढ़ते हैं लेकिन वो उनका कंसंट्रेशन नहीं है, या वो उस चीज को ज्यादा टाइम तक याद नहीं रख पा रहे, तो वहां पे भी आई आई यूज बेकोपामोनियर। आर वीक यंग वन ससेप्टेबल टू दिस, देखिए इसका कुछ ऐसा एविडेंस नहीं है तो वी कांट क्लियर इट कि वीक यंग वन ससेप्टेबल है या नहीं है, ठीक है। सो आई थिंक सब क्वेश्चन। अच्छा सर, व्हाट अबाउट कॉस्टिकम? कॉस्टिकम अगेन, वन मोर क्वेश्चन इज, बहुत सारी इंडिविजुअल भी है को पैरालिसिस ऑफ सिंगल्स मिलता है, और कॉस्टिकम में एक उसकी सिंपैथी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंट नेचर में से एक क्वेश्चन आया नेचर, तो अगर नेचर मिल गई कॉस्टिकम पेशेंट जो है इज वेरी ट्रू सिंपैथेटिक, ट्रू सिंपैथेटिक। अगर उसको कुछ ऐसी चीज मिलेगी तो वो कोई भी इनजस्ट मिलेगा वो उसके लिए आवाज उठाता है, या कोई भी ऐसी कंडीशन मिलेगी जहाँ पे किसी को किसी तरीके की हेल्प की जरूरत है तो वो हेल्प के लिए आगे आता है। तो वहां पे हम कॉस्टिकम, ऐसे नेचर के लोगों में हम कॉस्टिकम यूज करते I think we have covered all the questions and it's time to wrap up. If is it okay, sir? Any हैं। other questions?
Hello. I hope. Yes, So yes. there is a little connectivity interruption. थोड़ा सा इशू आ रहा है ये. That's okay, sir. I think we have covered lot of questions, and other doubts and other queries can be resolved on the YouTube channel, as this recording will be uploaded on the YouTube channel of Homeopathy 360. So if students have any other doubts, they can put their doubts in the comment section. And we have Dr. Amanpreet Singh Chhabra sir to clear all the doubts of students and physicians. Sure, And sure. PPT Thank you so will be much. also uploaded on Homeopathic 360 website in the educational section. And I would like to thank Dr. Sir. Thank you so much for being this part of. Hello, am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Yes. Thank you so much, sir, for being part of this beautiful and informational webinar session. We thanks a lot. Okay, Dr. Saab, welcome. Welcome.